गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सारे बच्चों को। टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर इन द 10th क्लास. You already study in the 10th class, 9th class history, that world history. In the 10th class, if your teacher, अगर आपके टीचर ने आपको 9th क्लास में बताया है कि 10th क्लास के अंदर भी आपको फर्स्ट चैप्टर वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेवेंट मिलेगा, then this is that the beginning of that the next step of 9th क्लास. 9th क्लास में आपने जो कुछ पढ़ा है, chapter first French Revolutions, chapter second Russian Revolutions, and later on that the German Nazism, then Forest Society. These are the sequence of the chapter. In the 10th class, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि 10th क्लास आपका इनकम्प्लीट है अगर आपने 9th क्लास की हिस्ट्री को अच्छे से नहीं पढ़ा. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दैट वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने पहले भी आपको बताया कि वर्ल्ड हिस्ट्री 9th और 10th क्लास में क्यों ऐड किया गया है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है. बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि 9th और 10th क्लास में जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो वर्ल्ड हिस्ट्री के वही कंटेंट एनसीईआरटी ने हमारी बुक के अंदर डाले हैं जो कंटेंट्स इंडिया से मिलते जुलते हैं. इंडिया के लिए उसमें कुछ ना कुछ स्टोरी छुपी हुई है. अगर आप लोग पता करेंगे तो 9th क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशंस और रशियन रिवॉल्यूशंस, ये दोनों रिवॉल्यूशंस, इसका हमारी कंट्री के फ्रीडम मूवमेंट से बहुत बड़ा ही योगदान. बिकॉज ऑफ दैट आवर फ्रीडम फाइटर दे गॉट आइडिया, उन लोगों ने आइडिया लिया हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कि इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट है, यहाँ के जो आंदोलनकारी थे, उन लोगों ने कैसे फ्रांस की रिवॉल्यूशन से, फ्रांस की राज्य क्रांति से और रशिया का जो रिवॉल्यूशन हुआ है वहां से क्या आइडिया लिया. इसलिए बहुत बड़ा एक, आप सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट था, ये बहुत बड़ा एक उद्देश्य था कि फ्रांस की राज्य क्रांति और रशिया की क्रांति से हमारे जो आंदोलनकारी थे उन लोगों ने आइडियाज लिए कि हमारी कंट्री के अंदर जो आंदोलन हो रहा है वो सक्सेसफुल कैसे होगा. तो इसी कड़ी के अंदर 9th और 10th क्लास, 9th क्लास आप पढ़ चुके हैं और 10th क्लास में आपने जो फर्स्ट चैप्टर ये आपको दिखाई दे रहा है, द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप. हम लोग यूरोप की बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर कंट्री. पहले हमने 9th क्लास में फ्रांस के बारे में देखा और रशिया के बारे में देखा, मीनिंग दैट आपने दो कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपने स्टडी किया. कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप, महाद्वीप के जो कंट्री हैं रशिया और यूरोप, इन दोनों कंट्री के अंदर, इन दोनों कॉन्टिनेंट महाद्वीप के अंदर दो कंट्री हैं, एक है फ्रांस और दूसरा है रशिया एशिया के अंदर. अब इन दोनों उपमहाद्वीप के अंदर दो कंट्री हैं, फ्रांस और रशिया. अब इन दोनों कंट्री के अंदर क्रांति हुई, वहां के लोगों ने क्रांति की. एक क्रांति हुई फ्रांस के अंदर 18वीं शताब्दी के अंदर और दूसरी क्रांति हुई 19वीं शताब्दी के अंदर रशिया के अंदर. अब ये दोनों क्रांतियां हमारी कंट्री के लिए कैसे उपयोगी थी, हमारे देश के लिए उपयोगी कैसे थी, ये अगर आपने अच्छे से पढ़ा है 9th क्लास को तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमारे जो देश के आजादी का जो आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन के अंदर हमारे देश के जो नेता लोग थे, जो भी फ्रीडम फाइटर थे, जो भी आंदोलनकारी थे, उन लोगों ने इन कंट्री से आइडिया लिया कि यहाँ पर आंदोलन कैसे सफल हुआ और हमारी कंट्री में कैसे हो सकता है. फ्रांस की राज्य क्रांति ने पूरी दुनिया को आजादी, समानता, ये दो ऐसे बिंदु हैं, ये पूरी दुनिया को दी. लिबर्टी एंड इक्वलिटी, ये दो ऐसे शब्द हैं जो पूरी दुनिया में उस समय, इन दोनों शब्दों के बारे में लोगों को पता नहीं था. लेकिन फ्रांस की राज्य क्रांति ने पूरी दुनिया को ये बताया कि ये दोनों शब्द ह्यूमन सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी, उसके लिए बहुत उपयोगी. यहीं से शुरू होता है हमारे आज़ादी का मूवमेंट. और हमारे आज़ादी के जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट के अंदर लोगों ने आज़ादी और समानता, इन दोनों को लेकर अंग्रेजों से बहुत सारे ऐसे मूवमेंट आए हैं, बहुत सारे ऐसे पल थे कि अंग्रेजों के साथ उनकी नोकझोंक हुई. और उसके बाद 250 साल की गुलामी के बाद हम लोगों को
हम लोगों ने जो आइडिया लिया, इन कंट्री से जो आइडिया लिया, वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हुए और उसके बाद हम लोगों को 1947 के अंदर आज़ादी मिली। अब मैं ये आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ? क्योंकि आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि 9th क्लास के अंदर जो आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री कहीं न कहीं हमारी कंट्री के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। हमारी कंट्री का मूवमेंट उससे जुड़ा हुआ है। फ्रांस से हमारे राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। हमारे जो राजा-महाराजा रहे हैं, उनका फ्रांस के राजा-महाराजाओं से बहुत अच्छा संबंध ताल्लुकात रहे हैं और ऐसा ही संबंध और ताल्लुकात रहा है रशिया के लोगों से, वहाँ के जो नेता लोग थे, उन लोगों के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि 9th क्लास में जब आप पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री को हम क्यों पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को क्यों पढ़ रहे हैं 9th क्लास के अंदर। क्योंकि कहीं न कहीं कोई ना कोई संबंध जुड़ा हुआ है इतिहास का फ्रांस से और रशिया से। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए 10th क्लास के अंदर आपके इतिहास का जो पहला आपका अध्याय है, पहला चैप्टर आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये जो अध्याय है, ये अध्याय आपको बताता है कि बेसिकली सबसे पहले आपको ये बताता है कि हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से आप लोगों को ये याद करना होगा कि यूरोप के अंदर 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि फ्रांस के अंदर एक राज्य क्रांति हुई थी। सबसे पहले आपको ये याद करना होगा। उसके बाद आपको याद करना पड़ेगा कि यूरोप के अंदर फ्रांस को ही क्यों लिया गया? यूरोप में बहुत सारे कंट्री हैं, अब उसमें फ्रांस को ही क्यों लिया? यूरोप एक महाद्वीप है। अब इस महाद्वीप के अंदर बहुत सारी कंट्री हैं। अब इस कंट्री के अंदर बहुत सारी कंट्री हैं, तो इस महाद्वीप के अंदर खाली फ्रांस को ही क्यों लिया गया हमारे चैप्टर के लिए? आप सोच के देखिएगा इसको। क्योंकि फ्रांस आज भी एक ऐसा देश है पूरे यूरोप के अंदर जहाँ का रहने का, खाने-पीने का तरीका, बोलने का तरीका आज भी लोगों को प्रभावित करता है। दुनिया में इंग्लिश के बाद, अंग्रेजी के बाद अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज के बारे में अगर सोचते हैं जो वर्ल्ड वाइड है, जो आप बोल सकते हैं कि पूरे भौगोलिक रूप से हर जगह फैली हुई है और जिसका एक मानदंड बना हुआ है। एक मानदंड बना हुआ है कि इस लैंग्वेज, इस भाषा को पूरी दुनिया के अंदर मान्यता मिली हुई। तो फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जहाँ का लाइफस्टाइल, जहाँ का रहने का, खाने का, पीने का तरीका, बोलने का तरीका एक सभ्य लोगों का तरीका माना जाता है। तो इसीलिए फ्रांस की राज्य क्रांति और फ्रांस का इतिहास हम लोग एनसीईआरटी की किताबों के अंदर पढ़ते हैं। तो आपका 10th क्लास का जो ये पहला जो अध्याय है इतिहास का, इस अध्याय के अंदर आप लोग देखेंगे कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप के अंदर फ्रांस से प्रेरणा लेकर दूसरे ऐसे कौन से कंट्री थे जिन्होंने आजादी के मूवमेंट को स्टार्ट किया अपने कंट्री के अंदर। ये अध्याय, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इस चैप्टर से दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर, दूसरे देशों के अंदर क्या-क्या परिवर्तन आए, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। इस अध्याय के अंदर आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि कैसे आज से कुछ सालों पहले, कुछ शताब्दियों पहले आप लोग देखेंगे कि कैसे छोटे-छोटे कंट्री बने हुए थे, छोटे-छोटे किंगडम बने हुए थे, राज्य बने हुए थे। इन राज्यों के अंदर छोटे-छोटे राजा राज्य करते थे और एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये सिचुएशन, ये जो परिस्थितियां थी, ये यूरोप में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में था। लोगों को पहले नेशनलिज्म का मतलब पता नहीं था। नेशनलिज्म होता क्या है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग भी एक बार तो ये सोच में पड़ जाएंगे कि नेशनलिज्म क्या होता है। फीलिंग फॉर नेशन, अपने देश के लिए अपनत्व की भावना। आपको जब ये महसूस होने लगे कि मैं जहां खड़ा हूं, मैं जिस जगह पे रह रहा हूं, मैं जिस जगह पर किसी काम को कर रहा हूँ, किसी कार्य के अंदर मैं बोल सकते हैं कि उसके अंदर मैं जुड़ा हुआ हूँ या पढ़ रहा हूँ कहीं से। तो ये सारी फीलिंग्स पहले लोग नहीं सोचते थे। लोगों के अंदर ये नहीं था। छोटे-छोटे कंट्री थे और छोटे-छोटे कंट्रीज़ के अंदर छोटे-छोटे जो ये किंगडम थे, इन किंगडम्स के अंदर जो राजा लोग होते थे, ये इस फीलिंग को कभी आगे आने नहीं देते थे। तो 18वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर क्या हुआ कि फ्रांस की राज्य क्रांति से लोगों ने प्रेरणा ली।
और प्रेरणा लेने के बाद यूरोप के अंदर एक परिवर्तन की लहर शुरू हुई। ये परिवर्तन की लहर बहुत ज़्यादा और बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ी। फ्रांस, आप मान सकते हैं कि फ्रांस एक उदाहरण था और एक एग्जाम्पल था। आप उसको माइलस्टोन बोल सकते हैं, मील का पत्थर। फ्रांस मील का पत्थर था और उसी को लोगों ने अपना आदर्श बनाकर अपने अपने राज्यों के अंदर आंदोलन शुरू किए। तो फ्रांस इस आंदोलन में पहली कड़ी। तो इस चैप्टर को अब मैं शुरू कर रहा हूं। इस चैप्टर के अंदर आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि किस तरीके से यूरोप के अंदर फ्रांस से प्रभावित होकर पूरे यूरोप के अंदर जो छोटे-छोटे राज्य थे, उन राज्यों के लोगों ने अपने राज्य के अंदर, अपने राष्ट्र के लिए एक फीलिंग को क्रिएट किया, अपनी देशभक्ति की फीलिंग। वहां पर यूजुअली ऐसा माना जाता था कि यूरोप एक अब विदेशी मुल्क आप बोल सकते हैं कि इस महाद्वीप है और यहाँ पे जो सारे जो देश हैं, ये सारे देश, यहाँ का कल्चर, यहाँ का रहने का, पहनने का, खाने का, पीने का तरीका, यहाँ का पहनावा बिल्कुल अलग है, यहाँ की भाषाएं बिल्कुल अलग है। तो यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों का व्यवहार बिल्कुल ही अलग है। हमारे देश के अंदर अगर हम देखा जाए तो शुरू से ही हम लोगों ने धरती को धरती को माता माना है। बट इस यूरोपीय महाद्वीप के अंदर बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर पितृसत्तात्मक व्यवहार किया जाता है। पितृसत्तात्मक सत्ता को ही सर्वोपरि माना जाता है। जैसे हमारे देश के अंदर मदरलैंड होती है, वहां पर वहां पर फादरलैंड होता है। ये एक बहुत बड़ा सोचने वाला विचार है कि वहां पर फादरलैंड माना जाता है। हमारे यहाँ मदरलैंड माना जाता था आज से हजारों साल पहले। धरती को माता माना जाता था क्योंकि धरती हम लोगों को पोषित करती। अब इसका उल्टा, वहां पर मेल फीमेल को डोमिनेट करता है। डोमिनेट करने का मतलब है उसको दबाता है। दबाने का मतलब होता है कि उसके ऊपर सर्वोपरि वही है सारे निर्णय लेने के लिए। महिलाएं अपने घर में निर्णय नहीं ले सकती, पुरुष ही लेंगे। दैट्स वाई दैट ये कहा जाता है कि वहां पर फादरलैंड कहा जाता था। फादरलैंड का मतलब होता है कि फादर इज दैट हेड ऑफ द फैमिली। अब पिता परिवार का मुखिया है, तो वहां पर फादरलैंड वर्ड यूज किया जाता था। हमारी कंट्री के अंदर मदरलैंड यूज किया जाता है। बिकॉज ऑफ दैट हमारे यहाँ पर माता को सर्वोपरि माना जाता है। माता जन्मदात्री होती है। और ऐसे ही वहां पर यूरोप के अंदर इसका उल्टा माना जाता है। वहां पर वुमन का रोल नहीं है जैसा आज के जमाने में माना जाता है कि ये जितने पश्चिम देश हैं, जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं, इन कंट्रीज के अंदर जो लोग हैं बड़ी आधुनिक और बहुत ही ज्यादा एडवांस है, बहुत आगे पहुंचे हुए हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। तो अगर हम लोग सोच के देखें तो 18वीं शताब्दी के अंदर तो सबसे पिछड़े हुए यही लोग थे। हम लोग तो बहुत ज्यादा आगे निकले हुए थे उन लोगों से। हमारी जो कल्चर, जो हमारा जो तरीका है रहने का, खाने का, पीने का, व्यवहार करने का समाज के अंदर, ये बहुत अलग था। और जब बाहर के विदेशी लोग हमारे देश में आए, उन्होंने जब ये सब कुछ देखा, तो ये लोग हमारे यहाँ के संस्कृति को और यहाँ की परंपराओं को आत्मसात नहीं कर पाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो, हम लोग तो बदल नहीं सकते, तो इन लोगों को बदल देते हैं। और हम लोग बहुत ही मिलनसार थे और बड़ी आसानी से दूसरों के बहकावे में आ जाते थे। इस वजह से उन्होंने जैसा जो कुछ किया, हम लोगों ने उसके साथ अपने आप को बदल दिया। और ये जो बदलाव चल रहा है, ये अभी भी चल रहा है, ये रुका नहीं है। हम लोग आज भी पश्चिम की आधुनिकता को देखकर आज भी हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग उनके जैसे दिखाई दें, उनके जैसे बोले। बट एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा जो देश है, ये काफी आधुनिक रहा है। विदेशी लोगों ने यहाँ पे आकर शासन किया, रूल किया। इसकी वजह से हमारे देश का जो एक्चुअल जो फेस है, जो वास्तविक जो चेहरा है, वो छुपा दिया गया। तो यूरोप के अंदर फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसने दूसरे देशों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अब इस कड़ी के अंदर आपके इस पूरे चैप्टर के अंदर दो परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो जर्मनी और दूसरा इटली। ये दो ऐसे कंट्री थे जहां पर परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी हुए, बहुत जल्दी। बिकॉज ये लोग बहुत ज्यादा प्रभावित थे फ्रांस की राज्य क्रांति से।
यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखाने वाला हूँ। ये पिक्चर आपकी इस चैप्टर का फर्स्ट पेज है। उस पेज के ऊपर एक पिक्चर बना हुआ है जहाँ पर बहुत सारे एक लोग इकट्ठे होकर एक लाइन बनाकर, रैली जैसी लाइन बनाकर कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक्चुअल में पिक्चर, जब आप इस पिक्चर को मैं अभी आपको बताऊंगा और आप इस पिक्चर को समझेंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो बड़ी इजी, बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये बता दूंगा कि इस चैप्टर में आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है। उसके बाद तो सिर्फ उसके अंदर सिर्फ आपको रीडिंग करना है, रीडिंग के अलावा और कुछ भी नहीं है जो कुछ लिखा हुआ है। लेकिन समझना बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप समझ लेंगे तो आपको ये चैप्टर और जो हिस्ट्री है बड़ा ही आसान लगेगा। आपको लगेगा कि इस चैप्टर को तो मैं बड़ी आसानी से कर लूंगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर और कुछ भी डिटेल नहीं है। अगर आपने आपको अपनी लाइफ के अंदर आपको हिस्ट्री को समझना है तो हमेशा याद रखो कि हिस्ट्री को पढ़ते समय उसका जो स्टोरी है, उसकी जो कहानी है, उस चैप्टर की, आपके जो चैप्टर है उसका जो टाइटल है, टाइटल का मतलब जो आपका हेडिंग है। हेडिंग क्या है इसका? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इसके अंदर पूरा स्टोरी छुपा हुआ है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, यूरोप के अंदर क्या होने वाला है और कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इज अ वन वर्ड, ये एक ऐसा शब्द है जो पहले कभी भी सुनाई नहीं देता था। क्योंकि क्यों सुनाई देता था? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर छोटे छोटे राज्य बने हुए थे और उनके राजा होते थे और लोगों को पता नहीं था। लोगों को अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना होता है तो वहां से पहले उनको परमिशन लेनी पड़ती थी कि मैं इस राज्य में जा रहा हूं। तो छोटे छोटे राज्य होंगे तो उनका दायरा भी छोटा छोटा होगा और लोगों के अंदर ये फीलिंग कभी नहीं आएगी कि मैं इस देश से जुड़ा हुआ हूं, इस जन्मभूमि से जुड़ा हुआ हूं, इस धरती के इस हिस्से से जुड़ा हुआ हूं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे आधुनिकताएं शुरू हुई, लोगों को पता चला कि हम जहाँ रह रहे हैं वो एक पूरा धरती का बड़ा सा एक हिस्सा है और हम सब लोग उसी से जुड़े हुए हैं। जो छोटे छोटे जो राज्य बने हुए हैं, ये राज्य स्वार्थ के वशीभूत बने हुए हैं। यहाँ के जो राजा थे, ये लोग राज्य करना चाहते थे उन लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर, जो भी चित्रकार होते थे उनके ऊपर, जो भी सलाहकार होते थे, जो भी टीचर होते थे, ये सारे लोग, ये सारे लोगों के ऊपर वो रूल करना चाहते थे। ये राजा लोगों का एक व्यवहार होता था। तो धीरे धीरे जैसे ही फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, लोगों को पता चला यूरोप के अंदर कि यूरोप के अंदर फ्रांस एक ऐसा राज्य है जहां पर वहां के लोगों का रहने का तरीका, खाने पीने का, बोलने का तरीका बड़ा ही आदरणीय माना जाता है। तो इसीलिए अगर फ्रांस में कुछ हुआ है तो इसका मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक बहुत बड़े विद्वान ने बहुत पहले कहा था 19वीं शताब्दी के अंदर कि अगर फ्रांस में लोगों को अगर छींक आती है तो पूरा यूरोप बीमार हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी कहावत है। तो आप इस कहावत में आप ये सोच सकते हैं कि फ्रांस का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है यूरोप के अंदर, उसके परिवर्तन के अंदर, 18वीं शताब्दी के अंदर। तो आप ये लोग आप सोच के देखिए, फ्रांस के लोगों को अगर छींक आती है तो पूरा यूरोप बीमार हो जाता है। इसका मतलब फ्रांस में कुछ हुआ है तो उसका परिणाम पूरे यूरोप के अंदर दिखाई देगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरे अध्याय के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर। तो मैं आपको लेके चलता हूं उस पिक्चर के बारे में, जिस पिक्चर का मैं आपको बता रहा हूं कि इस पिक्चर को अगर आपने समझ लिया तो आपको कंप्लीटली चैप्टर समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये पिक्चर जो आपके सामने है, इस पिक्चर के अंदर आप लोग देखिए कि यहां से यहां से पूरी एक लाइन बनी हुई है। ये पूरी लाइन, ये लोग रैली नहीं निकाल रहे, ये लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं। अब ये पिक्चर अगर आप देखेंगे ध्यान से अपनी किताब के अंदर, जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर, तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर हैं। आप लोग देखिए यहाँ ऊपर, सबसे ऊपर जो देखिए आसमान के अंदर जीसस क्राइस्ट, जिसको आप ईसा मसीह बोलते हैं, जो क्रिश्चियन लोगों के आप बोल सकते हैं कि भगवान है, ईसा मसीह जिसको यीशु कहा जाता है, ये खड़े हैं। इनके पास में ये पंख वाले कुछ और जो जिनको बोला जाता है स्पेशली एंजल बोला जाता है,
परियां जिनको कहा जाता है, ये सारी यहाँ आसमान में आपको दिखाई देगी। और यहाँ नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है, और ये मूर्ति वही मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो आप बहुत सारी फिल्मों में भी देखते हो, मूवीज के अंदर देखते हो। ये जो मूर्ति बनी हुई है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये मूर्ति आपको बताती है कि आजादी, इसके हाथ में एक टॉर्च है, और टॉर्च किस लिए होती है? मशाल, जिसे मशाल कहा जाता है, ये मशाल है, ये मशाल सबको रास्ता दिखाने के लिए। तो यहां से जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी लाइन यहां से, ये सारे लोग निकल पड़े हैं। ये यूरोप का पूरा एक, आप बोल सकते हैं कि यूरोप का एक पूरा कंप्लीटली एक लोगों का आंदोलन है। यूरोप में जितने भी देश हैं, उन सारे देशों के अंदर फ्रांस के थ्रू, फ्रांस के द्वारा लोगों ने एक आइडिया लिया, लोगों को प्रेरणा मिली फ्रांस से कि जैसा फ्रांस में हुआ है वैसा हमारे देश में भी हो सकता है। किसके अगेंस्ट? राजा के अगेंस्ट, राजा के खिलाफ हम लोग भी। राजा अगर निरंकुश है और वो लोगों की समस्या के बारे में अगर ध्यान नहीं दे रहा है, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर इस तरह का किसी राज्य के अंदर अगर व्यवहार हो रहा है, तो हम उसे बदल सकते हैं, जैसा फ्रांस के लोगों ने बदला। वहां के लोग परेशान थे राजा के व्यवहार से। राजा बहुत उदासीन था, वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचा करता था। तो धीरे धीरे वहां के लोग परेशान हुए, और परेशान होने के बाद उन लोगों ने निर्णय लिया कि हमें राजा के इस व्यवस्था से, इस तरह की शासन व्यवस्था से हमें मुक्त होना है। और उन लोगों ने 1790 के अंदर अपने आप को इस पूरी समस्या से मुक्त कर दिया। राजा को वहां उन्होंने एक साथ, उन्होंने सारे लोगों ने इकट्ठे होकर राजा को उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के उसको जेल में डाल दिया, उसके परिवार सहित उसको मार दिया। उसके बाद वहां जो लोग थे, जो काम करने वाले लोग, समझदार लोग, बुद्धिजीवी, जो मिडिल क्लासियर्स, उन लोगों ने पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ली और पूरे फ्रांस के सिस्टम को बदलकर एक नए सिस्टम के अंदर उसको वापस उसको प्रारंभ किया। तो ये पिक्चर आपको बताता है कि किस तरीके से यूरोप के अंदर सारे देश, आप लोग इस लाइन को देखोगे अपनी किताब के अंदर तो आपको दिखाई देगा कि ये जो पूरी रैली निकल रही है, इस रैली के अंदर हर एक गैप के बाद लोगों के हाथ में फ्लैग लगा हुआ है। ये फ्लैग हर एक देश का प्रतिनिधित्व दिखाता है। जैसे ओलंपिक के अंदर आप देखते हो कि हमारे देश का भी प्रतिनिधित्व होता है, और जो खिलाड़ी होते हैं वो हाथ के अंदर फ्लैग लेते हैं, और फ्लैग लेकर वो दिखाते हैं कि यस, हम लोग इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही यहां से ये लोग शुरू होते हैं, और शुरू होकर ये लोग पहुंचना चाहते हैं यहां पर, इस मूर्ति के पास में, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आजादी का प्रतीक। तो सारे लोग यहां से निकले हैं, और यहां से निकलकर ये पहुंचना चाहते हैं इस मूर्ति तक। ये पिक्चर आपको ये बताता है कि यहां तक जो देश यहां तक पहुंच चुके हैं, जो देश यहां तक पहुंच चुके हैं, वो देश, उन देशों के अंदर आप देखिए कि यहां से जो लाइन निकली है, जो लोग निकले हैं अपने अपने देश का झंडा लेकर, ये लोग यहां पहुंच रहे हैं। और यहां पर दो हिस्सों में ये मूर्ति दिखाई देगी आपको। मूर्ति के इस तरफ वो लोग हैं जो आजादी चाहते हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं यूरोप के अंदर, और मूर्ति के इस तरफ आप देखेंगे कि जो लोग ऑलरेडी पहले से ही आजादी ले चुके हैं, अपनी व्यवस्था को परिवर्तित कर चुके हैं, अपनी व्यवस्था में परिवर्तन कर चुके हैं, ये लोग मूर्ति के इस तरफ खड़े हैं। उसमें आप देखेंगे ये जो झंडा दिख रहा है, ये फ्रांस का झंडा है। इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो फ्रांस का आता है, उसके बाद जो नाम आता है वो आता है अमेरिका का। 1775 के अंदर अमेरिका को आजादी मिल गई थी ब्रिटेन से, और उसके बाद 1789 के अंदर फ्रांस को आजादी मिल गई। तो ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ये इस पूरे पिक्चर में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से ये सारे लोग अपने अपने देश में परिवर्तन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो पिक्चर बनाया है, जिसने बनाया है, उसका नाम है फ्रेडरिक सोरू। फ्रेडरिक सोरू, नीचे नाम लिखा हुआ है। 1848 के अंदर, 1848 के अंदर ये पिक्चर बनाया गया था। ये एक इमेजिनरी पिक्चर है, काल्पनिक पिक्चर है।
ये जो आर्टिस्ट था, ये जो चित्रकार है, ये चित्रकार बताना चाहता है कि कैसे यूरोप के अंदर परिवर्तन आया, कैसे लोग प्रभावित हुए फ्रांस की राज्य क्रांति से, और उसके बाद उन लोगों ने सोचना शुरू किया कि हमारे देश के अंदर भी फ्रांस के जैसा परिवर्तन हो सकता है। और धीरे 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 ये परिवर्तन साल दर साल आगे बढ़ता रहा। जो यूरोप के जो राज्य थे, जो देश थे, उन देशों में परिवर्तन दिखना शुरू हुआ। और वो कहां से शुरू हुआ? इटली और जर्मनी के एकीकरण से। यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, इसका मतलब होता है एकीकरण। यूनिफिकेशन का मतलब होता है एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है जोड़ना, बिखरे हुए राज्यों को जोड़ना। इसे यूनिफिकेशन कहा जाता है और एकीकरण कहा जाता है। बिखरे हुए राज्यों को जोड़कर एक कंट्री को बनाना। अगर आपको याद हो तो हमारी कंट्री को, हमारे देश को जब आजादी मिली थी, तो आजादी मिली उस समय हमारे देश के अंदर 565 565 देसी रियासतें, देसी रियासतें मतलब प्रिंसली स्टेट्स, वो एग्जिस्ट करती थी, वो थी उस समय। आप सोचो कि एक देश और उसके अंदर 565 छोटे छोटे किंगडम और उनके अलग अलग राजा, इन सबको एक करना था, एक कर कर एक राष्ट्र बनाना था, एक देश बनाना था। और वो काम किसने किया? वो काम किया हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आप सोचिए, इसीलिए उनके नाम के आगे हमेशा एक शब्द लगाया जाता है, लौह पुरुष। लौह पुरुष का मतलब होता है अ पर्सन हु इज स्ट्रॉन्गर हार्ट एंड स्ट्रॉन्गर माइंड। एक ऐसा इंसान जो पूरा ये डिसाइड करता है कि इस देश को एक करने के लिए मुझे क्या करना है। अब आप लोग अगर इतिहास देखेंगे हमारे देश का, तो आप लोगों को पता चलेगा कि वल्लभ भाई पटेल ने किस तरीके से 550 रियासतों को, जो राज्य थे छोटे छोटे, उनको वहां के राजाओं को समझाया, समझा कर हमारे देश का हिस्सा बनाया। और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस समय पाकिस्तान में जाना चाहते थे। अब ये पूरा का पूरा मैं आपको क्यों बता रहा हूं? बिकॉज ऑफ दैट यूरोप में भी कुछ ऐसा ही था। फ्रांस से प्रभावित होकर यूरोप के दूसरे देश जो यहां चलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, जो फ्रेडरिक सोरो ने बनाया था 1848 के अंदर, उससे प्रभावित होकर इन लोगों ने अपने राज्यों के अंदर भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। ये लोग चाहते थे कि हमारे देश के अंदर भी इसी तरह का परिवर्तन हो। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है कि यूरोप के अंदर फ्रांस से प्रेरित होकर लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया। और ये आंदोलन धीरे धीरे परिलक्षित हुआ। ये हमें दिखाई देने लगा जर्मनी और इटली के एकीकरण से। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, यहां से शुरू होती है परिवर्तन की यात्रा यूरोप के अंदर। जहां पहले लोग अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे। लोगों को पता नहीं था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए उनको कितनी मुसीबतों का सामना देखना पड़ता है। उनको रोका जाता है, उनसे पूछा जाता है, उनसे परमिट लिया जाता है, उनसे मोहरें होती है, सील होती है, वो सील दिखानी पड़ती है कि आप इस राज्य से आए हो और अब इस राज्य में आपको आना है, और आने का कारण क्या है पूछा जाता है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाना शुरू हुए। और आने ये जो आप बोल सकते हो, ये जो क्षण था ये बहुत महत्वपूर्ण था। लोगों ने काम धंधे से अपने आप को एक देश से दूसरे देश में आना जाना शुरू किया। उन्होंने अपने आप को कोरिलेट किया, मेल मिलाप बढ़ाया। उन्होंने उन्होंने ये समझना शुरू किया कि हम लोग छोटे छोटे राज्यों के अंदर बटे हुए हैं, लेकिन हम लोग पूरे यूरोप के अंदर एक लैंड मास से जुड़े हुए हैं, एक ही धरती का हिस्सा है, यहीं से हम जुड़े हुए हैं। तो इसके बाद ये फ्रांस की बात नहीं है, यूरोप के अंदर दूसरे बहुत सारे देश थे ऐसे जहां पर ये समस्याएं थी और लोग इस समस्या से मुक्त होना चाहते थे। इसलिए इन लोगों ने फ्रांस से प्रेरित होकर अपने देशों के अंदर आजादी का मूवमेंट शुरू किया, आंदोलन शुरू किया। ये जो फर्स्ट आपका पिक्चर है, ये जो पहला पिक्चर है ये पिक्चर आपको दिखाता है कि यहाँ पर ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, और दूसरे जो सारे ये परिया वगैरह हैं, ये सारे इन लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये ब्लेस कर रहे हैं कि आप लोग
जल्दी से जल्दी परिवर्तन लेकर आए यूरोप के अंदर। ये एक बहुत बड़ी चीज है। सो अब इस पिक्चर में हम लोगों को ये आइडिया लग जाता है कि कैसे यहां से जो लोग शुरू हुए हैं, हर एक देश के, यूरोप के हर एक हिस्से से, ये सारे लोग परिवर्तन चाहते हैं। और यूरोप के अंदर परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण क्या था? फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस ने उनको रास्ता दिखाया कि कैसे परिवर्तन हो सकता है और आप अपने देश के बारे में सोच सकते हो। ये एक बहुत बड़ी चीज है। नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद, यूरोप के जो छोटे छोटे जो राज्य थे वो राज्य देशों में बदल गए, छोटे छोटे राज्य देश में बदल गए। अब देश क्या होता है? देश एक तरह का एक शब्द है जहां से आप बिलोंग करते हो, जहां से आप जुड़े हुए होते हो, जहां आपका जन्म होता है, जहां आप रहते हो, खाते हो, पीते हो और अपने संबंधियों के साथ में आप अपना समय निकालते हो, काम करते हो, वहां से आपका जुड़ाव हो जाता है। तो ये जो फीलिंग होती है जुड़ाव, अपनी धरती को लेकर, अपने देश को लेकर, अपने एरिया को लेकर, तो ये जुड़ाव जो है ये कहलाता है नेशनलिज्म। जैसे हम लोग राजस्थान से जुड़े हुए हैं और राजस्थान में भी हम लोग हमारे अलग अलग जो जिले हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो आप जिस जिले जिले से आप जुड़े हुए होंगे वहां आपकी एक अलग फीलिंग होगी, आपका एक अलग वहां से अटैचमेंट होगा, आपका जुड़ाव होगा वहां से। तो ये जुड़ाव ही तो कहलाता है नेशनलिज्म। आपकी फीलिंग आपके मदरलैंड के लिए, आपकी धरती के लिए। अब ये फीलिंग अगर आप देखें, अगर इसको महसूस करना चाहते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि अगर आप लोग अपने जिले से कहीं बाहर जाते हैं किसी दूसरे राज्य के अंदर, तो और वहां पर सडनली आपको अगर कोई उसी जिले का कोई इंसान मिल जाता है तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अब इसको दूसरे लेवल पर देखते हैं, दूसरे स्तर के ऊपर। अगर आप राजस्थान के हैं और अगर आप चले जाते हैं इटली के अंदर, और इटली के अंदर अगर कोई राजस्थानी आपको मिल जाए तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, भले ही वो गंगानगर का हो या भले ही वो जालोर का हो या बाड़मेर का हो, कहीं का भी हो या कोटा का हो, लेकिन आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा क्योंकि आपको राजस्थान का ही आदमी मिल गया, आपके स्टेट का। अब दूसरी बात और, अब आप सोचिए अगर आप दूसरे देश में हैं, हमारी कंट्री से बाहर, हमारे देश से बाहर, और अगर आप आपको अगर वहां पर कोई भारत का ही आदमी मिल जाए तब भी आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। यार चलो एक इंडियन तो मिला, कम से कम इससे बात कर सकते हैं, चाहे वो तमिलनाडु का हो या फिर कश्मीर का हो या फिर आसाम का हो। ये फीलिंग होती है नेशनलिज्म की, क्योंकि हमारा जो जुड़ाव है, हम जहां पर पैदा होते हैं, जहां हमारा जन्म होता है और जहां हम बड़े होते हैं, खाते पीते हैं, जहां हमारी लाइफ जुड़ी हुई होती है हमारे रिश्तेदारों से, हमारे आस पड़ोस के लोगों से, वो एक भावना हमारे अंदर, एक भावना आप बोल सकते हैं कि उस भावना को बढ़ाती है कि हम लोग वहां से जुड़े हुए हैं, एक अटैचमेंट होता है। ये नेशनलिज्म कहलाता है। ये छोटे लेवल से एक बड़े लेवल पे पहुंचता है जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं। तो यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? राष्ट्रवाद मीनिंग दैट फीलिंग फॉर द नेशन, अपने देश के लिए राष्ट्रभक्ति की भावना। यहां पे आपका चैप्टर शुरू होता है। फ्रेडरिक सोरू for paintings utopia, his dream world, Europeans and Americans of all age group and social class tribute statues of liberties। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो मूर्ति है, जो आजादी का प्रतीक, आपको बहुत सारी पिक्चरों में दिखाई देगा। ये एक औरत खड़ी है हाथ में एक मशाल लेकर, ये आपको अमेरिका के अंदर दिखाई देता है, स्पेशली न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क एक पूरा सिटी है अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर। तो यहां पर आपको ये दिखाई देता है, ये जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, ये एक्चुअल के अंदर, वास्तविक रूप के अंदर, ये फ्रांस ने, फ्रांस के जो आप बोल सकते हो मूर्तिकार थे, उन लोगों ने अमेरिका को गिफ्ट किया था, उपहार में दिया था, और इसी को अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर स्थापित किया गया और ये आजादी का प्रतीक बने, क्योंकि फ्रांस और अमेरिका बहुत अच्छे मित्र देश थे। फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प किया था, सपोर्ट किया था, सहायता की थी ब्रिटेन से मुक्त होने के लिए, ब्रिटेन से आजादी पाने के लिए। तो
यहाँ पर जो लिखा हुआ है फेडिक्स, और उन्हें 4 तरह की पेंटिंग्स बनाई और उन पेंटिंग के अंदर यूथोपिया, यूथोपिया का मतलब होता है काल्पनिकता, एक काल्पनिक राज्य, एक काल्पनिक देश जहां पर सारे लोग समान हैं और जहां पर हर तरफ खुशहाली है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड यूथोपिया। ये यूथोपिया वर्ड का मतलब है एक काल्पनिक आदर्श राज्य। And Americans of that all age of group and the social class tribute Statue of Liberties. Statue of Liberties एक उपहार था फ्रांस की तरफ से अमेरिका के लिए, जो एक आजादी का प्रतीक था। French Revolutions personified liberty as a female figures. फ्रांस की राज्य क्रांति ने पूरे यूरोप के अंदर फीमेल फिगर को लिबर्टी का एक, आप बोल सकते हैं, उदाहरण बनाया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे महाद्वीप में और यूरोपियन महाद्वीप के अंदर बहुत बड़ी असमानता है। हम हजारों सालों से धरती को माता मानते हैं, मदरलैंड बोलते हैं, बट यूरोप के अंदर पहले जो वर्ड होता था वो था फादरलैंड। वहां पर फादरलैंड वर्ड यूज होता है क्योंकि फादर ही घर को चलाता है, हेड होता है, वही बाहर से जाएगा और काम धंधा करके पैसे कमा के लेके आएगा और अपने घर को चलाएगा, आपको भी पालेगा, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, सबको। तो वहां फादरलैंड वर्ड यूज होता है और यहाँ पर हमारे देश के अंदर मदरलैंड वर्ड यूज होता है। बट 18वीं शताब्दी के बाद यूरोप के अंदर पूरी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वहां पे भी आजादी के लिए जो फीमेल फिगर का मतलब जो महिला का जो स्वरूप है, आजादी के लिए उन लोगों ने महिला के स्वरूप को ही चुना। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आप सोच सकते हैं, ये जो आइडिया है कहीं ना कहीं हमारे देश से आया है, इंडिया से आया है। अब आप सोचो कि आज से हजारों साल पहले फ्रांस के हमारे देश से ताल्लुकात रहे हैं, व्यापारिक ताल्लुकात रहे हैं, राजनीतिक ताल्लुकात रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये फीलिंग्स वहां भी पहुंची है कि मदर इज दैट द सुपीरियर कंपेयर दैन द फादर। मदर सर्वोपरि है पिता से। ये बातें यूरोप महाद्वीप के लोग नहीं जानते थे, बट धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और लोगों के अंदर चेतना जागी। 18वीं शताब्दी के अंदर जैसे ही फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, वहां से लोगों को ये फीलिंग समझ में आने लगी कि मदर इज दैट द सुपीरियर। वहां पर महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है फ्रांस की राज्य क्रांति के अंदर। महिलाएं और बच्चे और बूढ़े लोग, इन लोगों ने मिलकर आंदोलन किया, बिकॉज घर को कौन संभालता है? महिलाएं संभालती है। पुरुष तो बाहर काम करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि घर कैसे चलाना है, पर महिलाएं घर बड़े अच्छे तरीके से चला लेती है और बच्चों को बड़ा करना, घर को देखरेख करना, ये सारा काम महिलाएं बहुत अच्छे से करती है। तो फ्रांस के अंदर उसकी राज्य क्रांति की सफलता में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसके बाद फ्रांस के अंदर जब फ्रांस ने फीमेल फिगर को एक्सेप्ट किया, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि फीमेल फिगर को एक्सेप्ट करना, अगर फ्रांस जैसा देश एक्सेप्ट कर रहा है तो पूरे यूरोप में उसका प्रभाव होगा, क्योंकि फ्रांस एक एलाइड क्लास है, एलाइड क्लास सोसाइटी है। अगर फ्रांस में छींक आती है लोगों को तो पूरा यूरोप बीमार होता है। अगर फ्रांस किसी चीज को अगर एक्सेप्ट कर रहा है, अपना रहा है, तो नेचुरली है कि पूरा यूरोप उसको फॉलो करेगा, उसके पीछे पीछे चलेगा। तो दैट्स व्हाई दैट 18वीं शताब्दी में फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद यूरोप के अंदर फीमेल फिगर्स दैट पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज द फीमेल फिगर्स, फीमेल फिगर को लोगों ने आजादी का प्रतीक बनाया, लिबर्टी का प्रतीक बनाया। टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, हाथ में जो मशाल है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाली जो मैं आपको मूर्ति याद दिला देता हूं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में जो मूर्ति है वो आप देखोगे ध्यान से, तो जो महिला है उसके हाथ में एक टॉर्च है। टॉर्च इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी के अंदर आप बोलोगे तो मशाल। वो मशाल है। वो मशाल किस लिए? क्योंकि महिला शक्ति का प्रतीक होती है और वो दूसरे लोगों को रास्ता दिखा रही है। जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया था फर्स्ट चैप्टर में, जो आपका पिक्चर है फर्स्ट पेज के ऊपर, उसमें जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया है कि मूर्ति के एक तरफ वो देश हैं जो आजादी ले चुके हैं और मूर्ति के दूसरी तरफ वो देश हैं जो लाइन बनी हुई है रैली की तरह। ये वो देश हैं जो इस मूर्ति के दूसरी तरफ आना चाहते हैं।
जो आजादी पाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक आजादी का प्रतीक था और फीमेल फिगर था, फीमेल जिसको आप बोल सकते हो पर्सनिफाइड लिबर्टी एज फीमेल फिगर, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, मशाल हाथ में लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, कैरेक्टर ऑफ दैट, राइट्स ऑफ दैट मैन, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, इट्स मीनिंग दैट लोगों के लिए कुछ व्यवस्था बनी, कानून की व्यवस्था बनी, कुछ सिस्टम बना, कुछ नियम बने, कुछ कानून बने कि सोसाइटी के अंदर कैसे रहना है। ये यूरोप के अंदर एक शुरुआत थी परिवर्तन की। ग्राउंड शैटर्ड, remains of absolutes, utopian visions, nation states, USA and Switzerland crossed state, France have reached state। ये वो सारे देश हैं, ये सारे जो देशों के यहाँ नाम लिखे हुए हैं, स्विट्जरलैंड क्रॉस द स्टेट्यू, फ्रांस हैव रीच स्टेट। मैंने अभी आपको बिल्कुल थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उस पिक्चर के अंदर मूर्ति के एक तरफ वो देश हैं जो देश आजादी पाना चाहते हैं और मूर्ति के उस तरफ आना चाहते हैं, और जो मूर्ति के उस तरफ जो देश हैं वो देश आजादी पा चुके हैं, परिवर्तन को कर चुके हैं। उसमें कौन कौन से देश हैं? स्विट्जरलैंड, फ्रांस और अमेरिका। ये तीनों देश ऐसे देश थे जो उस समय परिवर्तन ला चुके थे अपने देश के अंदर। बाकी जो बचे हुए देश थे उन देशों के लिए ये देश एक उदाहरण थे कि परिवर्तन हो सकता है। यूरोप जैसे सोसाइटी में भी परिवर्तन हो सकता है, समाज के अंदर परिवर्तन हो सकता है। जर्मनी, ट्राइकलर, बीआरसी and liberal hopes of 1848 followed by the Austria kingdom to silence Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia। ये ऐसे देश हैं जहां पर मूवमेंट चल रहा था परिवर्तन का, आजादी का। ये वो देश हैं जहां पर परिवर्तन चल रहा था, लोग परेशान थे, लोग चाहते थे कि परिवर्तन हो। तो ये वो सारे देश हैं जहां पर कहीं ना कहीं आंदोलनकारी लगे हुए थे कि व्यवस्था बदले, चेंजेस हो, शासन व्यवस्था जो राजशाही व्यवस्था है उसको हटाया जाए। क्रिस सैंड्स एंड एंजल्स गेज अप द सीन। ये अभी भी उस पिक्चर के बारे में डिटेल में बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो ईसा मसीह हैं, किस तरीके से जो एंजल्स हैं, जो परियां हैं, वो लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ते रहो, आपको आपके जो उद्देश्य हैं, आपने जो कुछ सोचा है वो सफल होगा। ये सारी इस पिक्चर के अंदर ये बताया जा रहा है काल्पनिक रूप से कि अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो इस व्यवस्था को चेंज कर देंगे। They symbolize fraternities among nations of that world। अब ये जो पूरी लाइन दिखाई दे रही थी चलते हुए, आपने देखा होगा, ये पूरी लाइन रैली के जैसे, इस लाइन के अंदर हर एक देश का एक झंडा था, एक फ्लैग था, और ये फ्लैग लोग अपने हाथ में लेके चल रहे थे। और ब्रदरहुड, फर्टेनिटीज का मतलब होता है ब्रदरहुड, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसे आज के जमाने के अंदर जिस तरीके से जो महाद्वीप बने हुए हैं, अलग अलग महाद्वीप बने हुए हैं, ये सारे महाद्वीप के अंदर वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर एक फीलिंग है कि हम लोग इस महाद्वीप का हिस्सा है। उसी तरीके से हर एक कंट्री के अंदर जो इंसान रहता है उसके अंदर भी एक फीलिंग आती है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से ये जो एक साथ जो लोग चल रहे हैं, इन लोगों का चलने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है आजादी और परिवर्तन सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर। Separating nationalism force which brought change in the political and mental world of that Europe। अब यूरोप के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं, उस परिवर्तन ने लोगों के दिमाग को बड़ा ही प्रभावित किया। लोगों को समझ में आने लगा कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कहाँ से जुड़े हुए हैं, किस जगह से जुड़े हुए हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ब्रिटेन, ये स्पेन, पुर्तगाल, ये जो सारे जो कंट्री है ये यूरोप का हिस्सा थे। लेकिन उस जमाने के अंदर ये सारे बिखरे हुए थे, छोटे छोटे राज्यों में बिखरे हुए थे। अब लोग तैयार नहीं थे कि इन सब जो बिखरे हुए राज्य इनको जोड़ा कैसे जाए। क्या ये संभव था जोड़ना?
तो लोगों को क्या आइडिया मिला? फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, फ्रांस की राज्य क्रांति, वहां से लोगों ने आइडिया लिया, अरे हाँ, जो फ्रांस में हुआ हमारे देश में भी हो सकता है। तो यहां से शुरू होता है राजनीतिक परिवर्तन, मानसिक रूप से और राजनीतिक रूप से। Emergence of nationalism, nation state in the place of that multinational dynasties, empires of that Europe. यूरोप के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यूरोप के अंदर बहुत सारे ऐसे किंगडम्स थे जो स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, और यहाँ के जो राजा लोग थे ये नहीं चाहते थे कि लोग एक साथ मिलकर उनकी व्यवस्था को परिवर्तन करें। नेशन स्टेट का मतलब होता है राष्ट्र राज्य। राष्ट्रीय राज्य का मतलब होता है, जैसा कि अगर मैं आपको हमारे देश का ही मैं आपको उदाहरण दूं तो आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्या अपने आप को अलग देश के रूप में ये संबोधित करते हैं? नहीं, सारे के सारे 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये सब यहाँ के रहने वाले लोग जब भी यहाँ से कहीं बाहर जाएंगे तो इनके अंदर एक फीलिंग जरूर होगी, और वो फीलिंग होगी अपने देश को लेकर कि वी बिलोंग फ्रॉम इंडिया, हम लोग भारत से जुड़े हुए हैं, हम लोग भारत के नागरिक हैं। नागरिकता एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब आपको कहा जाता है कि आपका देश कौन सा है तो आपको ये बताने में बड़ी ही प्रसन्नता होती होगी कि मैं भारत से जुड़ा हुआ हूं, भारत देश का नागरिक हूं। ये कहलाता है नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट्स ये वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यूरोप में उस जमाने के अंदर लोगों को इस फीलिंग के बारे में पता नहीं था। लोगों को पता ही नहीं था कि वो किससे जुड़े हुए हैं, किस राज्य से जुड़े हुए हैं, किस देश से जुड़े हुए हैं। सो नेशन स्टेट इज द वन वेरी वेरी पॉपुलर वर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। उस जमाने का सबसे ही आप कह सकते हैं कि प्रसिद्ध ये जो शब्द था नेशन स्टेट्स, जो जुड़ा हुआ था लोगों से राष्ट्र राज्य। A large body of the people inhabiting a particular country or territory having common history, culture, language, descent, like the France. जब किसी देश से लोग जुड़े हुए होते हैं, वहाँ की संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं। आप अगर आज यूरोप में जाते हो किसी दूसरे देश के अंदर, इटली में, जर्मनी में, कहीं पे भी, तो वहाँ आपको अगर पूछा जाता है तो आप भारत के बारे में क्या बताएंगे? आप भारत की कौन सी इमेज को बताएंगे? डाइवर्सिटीज, डिफरेंट डिफरेंट कलर, कलरफुल है इंडिया। राजस्थान को देखो या पंजाब या हरियाणा या फिर जम्मू कश्मीर या फिर साउथ इंडिया में अगर आप कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र सबको देखो तो हर एक स्टेट का अलग कल्चर है। और आपको ये बताते हुए बड़ी ही प्रसन्नता होती होगी कि हमारे कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विभिन्नता होते हुए भी हम लोग एक हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज थी। तो लोगों को किस चीज ने जोड़ना शुरू किया? जब उनको पता चला कि वो एक देश से जुड़े हुए हैं। A large body of people, inhabiting का मतलब होता है एक जगह पे रहने वाले। मैंने आपको शुरू में बताया था कि किस तरीके से यूरोप के लोगों को ये पता चलने लगा बिजनेस के थ्रू, व्यापार के थ्रू, कि वो लोग एक पूरी धरती के एक हिस्से से जुड़े हुए हैं और उसे यूरोप कहा जाता है। और यूरोप के अंदर भी जहां पर वो रहते हैं, वो एरिया, वो देश कौन सा है। तो ये जब लोगों को समझ में आने लगा तो नेशन स्टेट की फीलिंग्स बढ़ती गई, राष्ट्र राज्य की भावना बढ़ती गई। ऑफ टेरिटरी हैविंग कॉमन हिस्ट्री, जब आपको पता चलता है कि आप एक देश से जुड़े हुए हैं और वहां का इतिहास भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, वहां की भावनाएं, वहां वहां की संस्कृति, ये सारी चीजें आपको जोड़ती हैं। जहां आप रहते हैं वहां आपका व्यवहार, आपकी संस्कृति, आपकी वेशभूषा, आपकी भाषा, ये सारी चीजें आपको जोड़ के रखती हैं और आप वहां से निकलना नहीं चाहते। आपको ये चीजें जोड़कर बनाती हैं, उस जमीन के लिए, उस भूमि के लिए, उस धरती के लिए आपके अंदर एक फीलिंग क्रिएट होती है, मदरलैंड के लिए। सो लैंग्वेज एंड डिसेंट, एक्सप्रेशंस ऑफ नेशनलिज्म। एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म का मतलब होता है कि लोगों ने अपनी भावनाएं कैसे प्रकट की, कैसे खुद को बताना शुरू किया। आज हम यहां तक ही ले रहे हैं
कल की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग आगे शुरू करेंगे दैट एक्सप्रेशंस ऑफ नेशनलिज्म। एक्सप्रेशन का मतलब होता है अपनी भावनाएं प्रकट करना देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। तो आगे का चैप्टर हम कल लेंगे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल की क्लास के अंदर हम वापस यहाँ से शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।